अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का 13 लेक्चर कवर कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है इलास्टिक कोलिजन और उससे रिलेटेड डेरिवेशन। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है। देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, उन एग्जांपल्स को पहले कंपेयर करो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है। तो पहला कोलिजन है एक बॉल और एक वॉल का कोलिजन। दूसरी एग्जांपल है एक बॉल और बैट का कोलिजन। एक और एग्जांपल है और वो है दो स्नूकर बॉल्स का कोलिजन। अब और तीन एग्जांपल्स देखो। एक है गिलास का फ्लोर के साथ कोलिजन, एक है कार का दीवार के साथ कोलिजन, और एक कार का दूसरी कार के साथ कोलिजन। तो क्या डिफरेंस नजर आया इन सब एग्जांपल्स के अंदर? जो पहली मैंने तीन एग्जांपल्स दी थी उनमें क्या डिफरेंस है और बाकी जो तीन एग्जांपल्स थी उनमें क्या डिफरेंस है? तो देखोगे जो शुरू की तीनों एग्जांपल्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी है। और सिमिलैरिटी क्या है कि वहां पे जो कोलिजन हुआ है उसमें अगर डिफॉर्मेशन किसी बॉडी के अंदर आया है तो वो टेम्पररी आया है, नॉट परमानेंट। जबकि बाकी की जो तीन एग्जांपल्स थी जिसमें कार का वॉल के साथ, कार का कार के साथ और एक गिलास का फ्लोर के साथ कोलिजन था, उसमें आप देखो तो जो डिफॉर्मेशन आई है वो परमानेंट आई है। तो इस तरह से आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस कर सकते हो। बट पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा कोलिजन जिसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहे, तो ऐसा कोलिजन कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। जब टकराने से पहले और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम दोनों सेम रहे, तो एक ऐसा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। जिसकी हमने तीनों एग्जांपल्स देखी, स्नूकर बॉल्स का कोलिजन, बैट बॉल का कोलिजन और एक बॉल का वॉल के साथ कोलिजन। जबकि जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। देखो, मोमेंटम तो ट्रांसफर हो जाएगा, जो पार्ट्स बने हैं उनमें मोमेंटम तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी लॉस हो जाएगी। वो जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं ब्रेकिंग में या डिफॉर्मेशन में, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के लॉस होने की वजह से जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो बराबर नहीं होती टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। उसके बाद हमारे सिलेबस के अंदर एक डेरिवेशन है जिसमें दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 और m2 और वो मूव कर रही हैं वेलोसिटीज u1 और u2 के साथ, जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी स्टडी करा था। फिर क्या होता है, उन दोनों के दरमियान में एक इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों जो है वो उनकी वेलोसिटीज कुछ चेंज हो जाती हैं, मासेस तो सेम रहते हैं। तो m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। तो हमें दो फॉर्मूले, दो एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज के, यानी कि एक फॉर्मूला हमें चाहिए v1 का और दूसरा फॉर्मूला चाहिए v2 का। इजी डेरिवेशन है और अगर पैटर्न क्लियर हो जाए तो समझना बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं कैसे होगी डेरिवेशन। तो अगर तो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ हैं m1 और m2 है, और इसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा m1 u1, इसका मोमेंटम होगा टकराने से पहले m2 और मल्टीप्लाई बाय u2। तो टोटल आ गया मोमेंटम टकराने से पहले, और टकराने के बाद इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। तो ये दोनों बराबर होंगे और फिर हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करो तो ये जो वैल्यू है प्लस की इस तरफ जाके हो जाएगी माइनस की, और ये जो प्लस का m2 u2 लिखा हुआ है वो इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। ऐसा हमने इस वजह से किया ताकि m1 और m2 को कॉमन लिया जा सके। तो लेफ्ट हैंड साइड से m1 कॉमन आ गया, क्या बचा u1 माइनस v1, और राइट हैंड साइड से हमने कॉमन ले लिया m2 को, तो बच गया m2 कॉमन v2 माइनस u2। अब ये इक्वेशन हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं,
मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो मोमेंटम का तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब बारी है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि बराबर होती है 1/2 mv² के। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 mv², यानी कि मास और फिर वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। इस बॉडी का मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, तो हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। तीसरी वाली बॉडी की हो जाएगी m1 v1 का स्क्वायर हाफ के साथ, और ये हो जाएगा 1/2 m2 v2 का स्क्वायर चौथा। अब यहाँ से हमने हाफ को कॉमन लिया और ये हाफ कैंसिल हो गए, तो क्या वैल्यू बची? वैल्यू बच गई m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। फिर इसी में हमने क्या किया कि हमने जो है वो m1 को एक तरफ ले गए, ये जो m1 की वैल्यू है उसको हम ले गए इस तरफ, और इस तरफ लाने के बाद हमने m1 को कॉमन लिया, तो क्या बचा? u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसी तरीके से इस वैल्यू को हम ले गए इस तरफ माइनस की, तो ये हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। तो m2 कॉमन, तो बचेगा v2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? तो याद रखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले a प्लस बी, और उसी के साथ मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं a माइनस बी डॉट, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि जो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लिखा हुआ एक मरतबा उसको प्लस में लिखो, दूसरी मरतबा माइनस में, तो हो जाएगा u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, तो पहले यही वैल्यू एक मरतबा आ गई v2 प्लस u2 और अगली मरतबा आ जाएगी v2 माइनस u2। और अब हम इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करेंगे? डिवाइड कराएंगे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से। देखो इक्वेशन नंबर 3 तो यही है जो कि ऊपर लिखी हुई नजर भी आ रही है, जब हमने डिवाइड कराया इसको हम डिवाइड करा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। कौन सी इक्वेशन नंबर 2? ये वाली इक्वेशन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है m1 कॉमन u1 माइनस v1 m2 कॉमन v2 माइनस u2। इससे डिवाइड कराया तो ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, m1 से m1, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 पूरा कैंसिल, फिर m2 कैंसिल, और इसी तरीके से v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि u1 प्लस v1 बराबर है v2 प्लस u2 के, और अब हम इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 का, और इसी से सब हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, v1 के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 से v2 को अलग किया। v2 को जब v1 की वैल्यू निकालनी है तो v2 को रिप्लेस कराना पड़ेगा। अच्छा, v2 को हमने किस तरह से अलग किया है? तो देखो u1 प्लस v1 तो एज इट इज, ये जो u2 लिखा हुआ है इसको अगर हम दूसरी तरफ भेजें तो माइनस का u2 हो जाएगा, तो v2 अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, v2 बराबर आ गया u1 प्लस v1 माइनस u2, और इस v2 की वैल्यू को अब हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 जो सबसे पहली इक्वेशन थी, जिसको हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से फाइंड किया था, ये वाली m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 u2 इक्वेशन नंबर 1 थी ना। इसमें अब हम v2 की जगह पे वो वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि हमने फाइंड करी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद m1 u1 प्लस m2 u2 एज इट इज, m1 v1 भी एज इट इज, यहाँ पे आ गया m2 और ये पूरी वैल्यू आ गई v2 की। ठीक है, अब m2 बारी बारी दोनों से तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो m2 u1 m2 v1 और प्लस माइनस माइनस m2 u2 हो जाएगा, और यहाँ पहले से लिखा हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ उन वैल्यूज को यहाँ पे रहने देते हैं जिनमें v1 इन्वॉल्व है, यानी कि ये वाली और ये वाली वैल्यू। बाकी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम भेज रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस का m2 u2 इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का m2 u2, और ये जो प्लस की वैल्यू m2 u1 ये इस तरफ जाके हो गई माइनस की m2 u1। अब देखो m2 u2 दो नजर आ रहे हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया, और बाकियों में से क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है m1 u1 माइनस m2 u1, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है u1, तो u1 हमने कॉमन लिया और बच गया है m1 माइनस m2, और इस तरफ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से हम v1 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने v1 को कॉमन लिया, तो ये आ गया m1 प्लस m2 और v1 कॉमन। अब क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए थी v1 की, तो v1 को यहीं रहने दो, ये जो वैल्यू है m1 प्लस m2 ये दोनों के साथ जाकर हो जाएगी डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और u1। इसी तरीके से यहाँ पर 2m2
u2 और डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर ए है जो कि जाहिर कर रही है फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1, पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को। इसी तरीके से हम जब v2 की वैल्यू हमें चाहिए तो इक्वेशन नंबर 3 से हम v1 की वैल्यू को अलग करेंगे। v1 की वैल्यू को अलग करेंगे तो v1 प्लस u1 लिखा हुआ था वो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब इस v1 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वही पहली वाली ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 तो है ही, m1 v1 लिखा हुआ था तो v1 की जगह पे वो पूरी वैल्यू आ गई और m2 v2 एज इट इज। फिर वही ब्रैकेट सॉल्व करा, m1 मल्टीप्लाई हुआ v2 से m1 v2, m1 मल्टीप्लाई हुआ u2 से m1 u2 और m1 प्लस माइनस माइनस m1 मल्टीप्लाई हुआ u1 से तो माइनस का m1 u1 आ गया। अब फिर वही काम हमें करना है, जो v2 की वैल्यूज हैं उनको यहीं रहने दो, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहीं की यहीं रहेंगी और ये प्लस का जो लिखा हुआ है m1 u2 वो इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का m2 u2 और ये जो लिखा हुआ है वैल्यू माइनस की m1 u1 वो इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का m1 u1। एक और m1 u1 लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2m1 u1। बाकी इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया, m1 कॉमन आया, u2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा m1 माइनस m2। नहीं, ये जो वैल्यू है ये है m2 वाली, तो m2 u2 लिखा हुआ है और इधर भी आ जाएगा m2। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि हमने ये जो m1 प्लस m2 लिखा हुआ था जो v2 के साथ था उसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजा, दोनों के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, दोनों वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और इस तरफ वैल्यू आ गई m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और u2 कॉमन आ गया था। इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी जिसका मास m2 था, तो इसी वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी का हमने नाम दिया हुआ है v2 का। तो ये थे इलास्टिक कोलिजन और उसकी जो दोनों डेरिवेशन, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल्स को जहन में रखो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।